इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, लेकिन यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, जुडिशरी हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, कुछ ही आर्टिकल्स को बार बार रिपीट किया जाता है। और आज हम देखेंगे कि टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड आर्टिकल्स कौन से हैं जो एग्ज़ाम्स में घुमा फिरा कर बार बार पूछ लिए जाते हैं। और अगर आपने इन 5 आर्टिकल्स को मास्टर कर लिया तो पॉलिटी का 50% काम आपका डन हो जाता है। और मैं इन्हीं 5 आर्टिकल्स को सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के साथ और एमसीक्यू के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो को स्किप करोगे क्या? बिल्कुल नहीं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, यानी कि कानूनी समानता की बात करता है। ये कहता है कि लॉ के नज़र में सब बराबर है। और इसमें 2 कंसेप्ट हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि ब्रिटिश कंसेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि एक अमेरिकन कंसेप्ट है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है और लॉ सबको एक जैसा ट्रीट करेगा। ओके, चाहे वो देश के पीएम हो या फिर एक आम नागरिक हो, लॉ सबके लिए बराबर है। और वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बात करता है इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, यानी कि जो लोग एक जैसी परिस्थिति में हैं उनके साथ कानून एक जैसा व्यवहार करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि ये एक 5 साल का बच्चा है और ये एक 25 साल का आदमी है। तो अब इन दोनों के ऊपर तो सेम टैक्स रूल अप्लाई नहीं होगा ना, है ना। कुछ क्लासिफिकेशन जरूरी है, तो इसी को क्या कहते हैं? रीजनेबल क्लासिफिकेशन, है ना। तो अब ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है ये अलाउड तभी होगा जब वो क्लासिफिकेशन क्या होगा? लॉजिकल होगा और वो डायरेक्ट रिलेशन होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ से, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ है उसको फुलफिल करेगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको भी समझाती हूँ रीजनेबल क्लासिफिकेशन को। तो मैंने बोला था टैक्स स्लैब की मैंने बात की थी। तो अब ये 5 साल के बच्चे को आप 25 साल का एक इंसान बना दो, ठीक है, लेकिन वो 25 साल का गरीब इंसान है, ठीक है। और ये एक अमीर इंसान है, 25 साल का रिच। तो अब क्या होगा? अब इन दोनों पे तो सेम टैक्स लगेगा नहीं। ये अमीर है तो इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसका इनकम ज़्यादा है टैक्स, और ये गरीब है तो इसके ऊपर थोड़ा कम लगेगा क्योंकि इसका इनकम कम है। टैक्स का क्लासिफिकेशन हो जाएगा इनके इनकम के वजह से, ठीक है। लेकिन अगर ये 25 साल का अमीर आदमी किसी का मर्डर कर दे, ठीक है, और ये 25 साल का गरीब आदमी किसी का मर्डर कर दे, तो क्या लॉ दोनों पे डिफरेंट अप्लाई होगा? क्या ये अमीर है तो इसको कम पनिशमेंट मिलेगा, ये गरीब है तो ज़्यादा, ऐसा कुछ होगा क्या? तो इसका आंसर है नहीं, यहाँ दोनों पे सेम अप्लाई होगा। तो इसी को कहेंगे रीजनल क्लासिफिकेशन, जो लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो थोड़ा समझ आया हो। और हम लोग एक लैंडमार्क जजमेंट को देखते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। तो ये लैंडमार्क जजमेंट का नाम है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो इस केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इक्वालिटी है वो एक डायनेमिक कंसेप्ट है, ठीक है, और ये जो आर्बिट्रेरीनेस है यानी कि मनमानी, वो इक्वालिटी का दुश्मन है। तो जो ईपी रोयप्पा है, इस केस में हुआ था कि ये एक चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट पे थे, ठीक है, और इनको इनके पोस्ट से हटा दिया गया था, ठीक है, और एक लोअर पोस्ट दे दिया गया था। तो इसी चीज़ को ये चैलेंज किए, है ना, और आर्टिकल 14 के तहत इस चीज़ को चैलेंज किए। तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर स्टेट का जो एक्शन है वो मनमानी हो तो वो इक्वालिटी के खिलाफ हो जाता है ना। और इसी प्रिंसिपल ने कहा था कि आर्बिट्रेरीनेस इज इक्वल टू वायलेशन ऑफ इक्वालिटी, यानी कि मनमानी जो है वो इक्वालिटी, समानता का एक वायलेशन है, उल्लंघन है, ठीक है। तो आप ये जो केस है उसको याद रखना, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक एमसीक्यू को देखते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। तो ये कहता है कि आर्टिकल 14 अप्लाइज टू, यानी कि आर्टिकल 14 किस पर अप्लाई होता है? तो आर्टिकल 14 जो है हमारा वो सिटीजन्स पे भी अप्लाई होता है और फॉरेनर्स पे भी अप्लाई होता है, यानी कि
कानूनी समानता हमारे देश के नागरिक प्लस जो फॉरेनर्स है उन दोनों पे अप्लाई होता है। ठीक है, आप याद रखना, ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं जो कि आर्टिकल 15 है। ठीक है, जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। यानी ये आर्टिकल कहता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ सिर्फ इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे भेदभाव नहीं कर सकता। तो वो कौन से 5 ग्राउंड है? वो है रिलीजन यानी कि धर्म, रेस यानी कि रंग, कास्ट जाति के बेसिस पे, सेक्स यानी कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो लिंग के बेसिस पे। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ यानी आपके जन्म के स्थान पे। आप जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसमें आपको ये बोल के एंट्री आपका बैन नहीं होगा कि आप इस धर्म से आते हो तो आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा, या फिर आप गोरे हो या फिर आप काले हो तो आपको अंदर अलाउड नहीं है। आपकी जाति कौन सी है, आपकी जाति पूछ के आपको किसी भी पब्लिक एरिया या फिर पब्लिक प्लेस पे एंट्री बैन नहीं हो सकता, या फिर इस बेसिस पे आपको कहीं एंट्री नहीं बैन किया जाएगा आपका कि आप एक लड़की हो। ठीक है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ की तुम्हारा जन्म, अच्छा तुम कहाँ से हो, इस प्लेस से हो, तुम्हें तो अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो ये जो ग्राउंड है ये सब ग्राउंड वैलिड नहीं है, इन सब ग्राउंड पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, इस चीज की पुष्टि करता है हमारा ये आर्टिकल 15। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ये बात करता है सामाजिक समानता की, यानी कि सोशल इक्वालिटी की बात करता है। तो इसमें आर्टिकल जो 15 है उसका सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 जो है वो स्टेट को भेदभाव करने से रोकता है। ठीक है, वही जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 है, 4 है और 5 है, ये एक एक्सेप्शन के तौर पे हमारे सामने है और ये एक इवोल्यूशन भी है आर्टिकल 15 का। अब कैसे है वो देखते हैं। तो ये जो तीनों क्लॉज है 15, 3, 4, 5 ये स्टेट को स्पेशल प्रोविजन बनाने का इजाज़त देता है। ठीक है, और किसके लिए देता है? तो विमेन और चिल्ड्रेन के लिए देता है, SC, ST और OBC के लिए देता है। जैसे कि रिजर्वेशन में आप देखे ही हो कि SC, ST, OBC विमेन्स को कुछ रिजर्वेशन मिलता है और चिल्ड्रंस के लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनते हैं। तो इस चीज़ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, इनको ज़्यादा आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आर्टिकल जो है इस चीज़ के लिए इजाज़त देता है, ये तीनों क्लॉज स्टेट को। ठीक है, कि उनके बेनिफिट के लिए, इनके एम्पावरमेंट के लिए विमेन, चिल्ड्रन, SC, ST, OBC कुछ स्पेशल प्रोविजंस जैसे कि रिजर्वेशन वैलिड है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ लैंडमार्क जजमेंट देखते हैं। तो पहला लैंडमार्क जजमेंट जो है वो है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरेजन का है। तो इस केस में क्या हुआ था कि इसी केस की वजह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट है वो आया था। ठीक है, और इससे क्या हुआ था कि जो हमारा रिजर्वेशन है उसको वैलिड कर दिया गया था कि रिजर्वेशन वैलिड है। ओके, अब ये दूसरा देखते हैं। तो ये है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप इसको जौहर कर लेना, ये गलत है, जौहर। ओके, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो इस केस में क्या हुआ था कि आर्टिकल 15 का यूज़ करते हुए जो LGBTQ है उनके उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। ठीक है, उनके खिलाफ, जैसे उनका जो सेक्स है उसके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए, ये आर्टिकल 15 के थ्रू LGBTQ जो है कम्युनिटी उनको प्रोटेक्ट किया गया था, उनके राइट्स को। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया हो। और कुछ MCQ देखते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 किससे रिलेटेड है। तो अभी मैंने आपको बताया कि विमेन एम्पावरमेंट या फिर कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाता है ना, देता है स्टेट, किसको? तो विमेन और चिल्ड्रेन को। तो ये विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 15 क्लॉज 3, और ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, कहीं ना कहीं तो पूछा ही जाएगा। और दूसरा MCQ देखते हैं कि अंडर आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड ऑन हाउ मेनी ग्राउंड्स। जैसे मैंने बताया था कि ये पूछ रहा है कि जो आर्टिकल 15 है उसके तहत जो भेदभाव है वो कितने ग्राउंड्स पर जो है वो नहीं हो सकता है। तो मैंने बताया था ना कि 5 ग्राउंड्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। तो इसका आंसर है 5। ओके, तो अब देखते हैं हमारा थर्ड आर्टिकल जो कि आर्टिकल 19 है, जो कि फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम की बात करता है। ठीक है,
और ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स की बातें करते हैं और ये क्या है, बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या कहते हैं इसको, बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्या होता है, सिर्फ सिटीजन्स पे अप्लाई होता है। अभी मैंने क्या कहा था कि जो आर्टिकल 14 है, हम लोग एमसीक्यू में देखे थे ना कि आर्टिकल 14 कहाँ अप्लाई होता है, तो सिटीजन प्लस फॉरेनर्स पे अप्लाई होता है ना। लेकिन वही आर्टिकल जो 19 है वो कहाँ अप्लाई होता है, तो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन पे अप्लाई होता है, यानी कि जो भारतीय नागरिक है उनके ऊपर ये आर्टिकल अप्लाई होता है। तो हम लोग इस आर्टिकल को देखते हैं कि आर्टिकल है क्या। तो ये आर्टिकल जो है वो 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स आपको देता है, जैसे कि आपको देगा बोलने की आज़ादी, स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, और आपको देगा असेंबल पीसफुली, यानी कि बिना हथियार के इकट्ठा होने की आपको आज़ादी देगा। ठीक है, आपको देगा फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन की आज़ादी, यानी कि यूनियन या सोसाइटी बनाने की आपको आज़ादी देगा। ये जो है 19(1)(d आपको आज़ादी देगा कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो आराम से, मूवमेंट की आपको आज़ादी देगा। ये 15 का 1 का ई आपको रेसिडेंस की आज़ादी देगा, यानी कि आप कहीं भी बस सकते हो, सेटल एनीवेयर पूरे इंडिया में। ठीक है, ये जो 19(1)(g है वो आपको प्रोफेशन की आज़ादी देता है, यानी कि आप कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी काम कर सकते हो इंडिया में। ओके, तो आपने एक चीज़ देखा कि यहाँ 19(1)(a है, 19(1)(b है, 19(1)(c है, 19(1)(d है, ई है, लेकिन ये एफ कहाँ गया, एफ के बाद सीधा जी आ गया, मतलब ई के बाद जी आ गया, एफ बीच में कहाँ चला गया। तो मैं बता दूं कि एफ जो था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो एफ क्या था, तो एफ देता था हम लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी की आज़ादी, यानी कि जो हम प्रॉपर्टी है उसको खरीद सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं और बेच सकते हैं। ये हम लोगों का एक फंडामेंटल राइट था पहले, लेकिन अब क्या हुआ कि ये 44th अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि 1978 में हुआ था, उसको डिलीट कर दिया गया, फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया, अब ये सिर्फ लीगल राइट हो गया हुआ है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो इसके थ्रू बहुत ज़्यादा एमसीक्यू बन सकते हैं, जैसे कि वो अमेंडमेंट 44 में मेजर क्या हुआ था, तो मेजर आप बोल सकते हो कि फंडामेंटल राइट जो प्रॉपर्टी का था उसको लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, और अब बोलेगा कि अब जैसे फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो फंडामेंटल राइट है या लीगल राइट है, किस टाइप का राइट है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, जो एक अमेंडमेंट हुआ था 44 1978 में, उसके तहत अब तो फंडामेंटल राइट नहीं रहा प्रॉपर्टी, वो अब क्या हो गया, लीगल राइट। और ये पूछेगा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी पहले था वो फंडामेंटल राइट कहाँ पे दिया हुआ था, तो आप बोल सकते हो कि 19(1) के एफ में था, लेकिन अब ये नहीं रहा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से एमसीक्यू बन सकते हैं। तो आपने देखा कि आर्टिकल जो 19 है वो हमें किस टाइप के आज़ादी दे सकता है। ठीक है, बोलने की आज़ादी, बिना हथियार उठाए इकट्ठा होने की आज़ादी, कहीं भी बच सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर आपको बोलने की आज़ादी दे रहा है तो इसका ये मतलब नहीं ना कि आप कुछ भी बोल दो, आप देश के खिलाफ कुछ भड़काऊ भाषण दे दो, हेट स्पीच दे दो, ऐसा तो आप करोगे नहीं। तो इसी के लिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शन के साथ आपके ऊपर है कि आपको बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन आप कुछ हेट स्पीच अपने ही देश के खिलाफ नहीं दे दो, जिससे कुछ भड़काऊ स्पीच हो जाए, देश का जो पीस है वो डिस्टेबलाइज हो जाए, समझ रहे हो आप। इसलिए आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाए, गवर्नमेंट इन पर रोक लगा सकती है, क्योंकि देश की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर या फिर फॉरेन रिलेशन जो है वो खतरे में ना आ जाए, है ना। या तो इसका सिंपल मतलब क्या होगा कि आपको बोलने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, काम करने की आज़ादी है, लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। ठीक है, तो अब हम लोग एक लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू ये देखते हैं कि आर्टिकल 19 का इम्पोर्टेंस और आर्टिकल 19 का एक लैंडमार्क जजमेंट। ओके, तो ये जजमेंट का नाम है, केस का नाम है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसको क्या किया गया था, स्ट्राइक डाउन किया गया था, स्ट्रक डाउन हो गया था ये। ठीक है, क्योंकि ये 19(1)(a यानी कि बोलने की आज़ादी को वायलेट कर रहा था। ठीक है, अब इस केस को थोड़ा मैं डिटेल में बताती हूँ। तो इस केस में क्या हुआ था कि IT एक्ट 2000, ठीक है, इसमें जो सेक्शन 66A है उसको चैलेंज किया गया था। तो क्या हुआ था कि ऑनलाइन पोस्ट या फिर मैसेज के लिए अरेस्ट हो सकता है कोई भी, अगर वो क्या हो, ऑफेंसिव हो।
या फिर अनोइंग हो, है ना, या फिर इनकन्वीनियंट लगे किसी को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तो वर्ड जो है वो बहुत वेग है, इसमें पुलिस जो है वो अपनी मनमानी कर सकता है। क्यों? और इस वजह से जो लोग हैं वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, है ना, और जिससे उनके आर्टिकल जो 19 के 1 के ए का जो बोलने की आज़ादी है उसका वॉयलेशन होगा। तो कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ एक स्पीच जो है वो अनकम्फर्टेबल है, इससे आप किसी पर्सन को पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, ठीक है। और 66A को पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, ठीक है। तो इस केस में ऑनलाइन फ्री स्पीच का ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है। और कुछ MCQ को देखते हैं। तो ये है कि विच फ्रीडम वॉज रिमूव्ड फ्रॉम आर्टिकल 19 बाय द 44th अमेंडमेंट। जैसे मैंने आपको कहा ही था, तो ये है राइट टू प्रॉपर्टी, इसको डिलीट कर दिया गया था, ओके। अब हम लोग आते हैं अपने एक और MCQ देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, MCQ एक ही है, चलो मैं एक अपने तरफ से बनाती हूँ, ठीक है। कि आर्टिकल 19 है वो किस पे अप्लाई होता है? सिटीजन पे, ऑल पर्सन पे, फॉरेनर्स पे, या फिर कंपनीज पे? तो मैंने कहा था ना आपको कि आर्टिकल 19 जो है वो सिटीजन्स पे ही अप्लाई होता है, फॉरेनर्स वगैरह पे नहीं अप्लाई होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखना। आर्टिकल 21 को देखते हैं अब, ठीक है। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये राइट टू लाइफ की बात ही करता है। ये आर्टिकल आपको देखने में भले ही छोटा लगे ये, लेकिन ये जो आर्टिकल है वो सबसे बड़ा आर्टिकल है। जुडिशरी ने इसका मतलब बहुत एक्सपेंड किया है। और इस जो आर्टिकल है उस ये जो कहता है कि लाइफ का अधिकार, तो राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप सांस लेना, ठीक है। इसका ये मतलब है कि डिग्निटी के साथ रहना, है ना। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है राइट टू प्राइवेसी, जो पुट्टास्वामी केस के थ्रू हुआ था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है। इसी के थ्रू राइट टू प्राइवेसी आया था। हाँ, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू स्लीप, राइट टू फ्री लीगल एड, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट टू शेल्टर, ओके। तो ये इंक्लूड करता है लाइफ डिग्निटी, ठीक है। तो एक लैंडमार्क जजमेंट इसका भी देखते हैं। तो इसका लैंडमार्क जजमेंट है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ओके। तो इस केस के बाद क्या हुआ था कि आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और कोर्ट ने कहा था कि जो प्रोसीजर हो लॉ का वो क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रिजनेबल होना चाहिए। यहाँ जस्ट का मतलब है जस्टिस, ठीक है। फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रिजनेबल होना चाहिए, ओके। और ये जो मेनका गांधी का केस मैं थोड़ा अच्छे से आपको बताती हूँ क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। तो इस केस में क्या हुआ था कि मेनका गांधी का पासपोर्ट जो है वो बिना इनको रीज़न बताए सीज कर लिया गया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि राइट टू आर्टिकल 21 का कहा कि ये मेरा राइट टू आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। राइट टू आर्टिकल, नॉट राइट टू लाइफ, 21 आर्टिकल का वॉयलेशन है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हिल्ड किया था कि प्रोसीजर जो इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रिजनेबल होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए। और ये जो केस है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंडियन जुडिशरी में लाने के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो कुछ MCQ देखते हैं। तो पहला MCQ है कि विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो इसका आंसर है 21। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस MCQ का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि 3 टाइप का इमरजेंसी होता है। पहला स्टेट, है ना, दूसरा नेशनल, और तीसरा है फाइनेंशियल, है ना। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कभी लगा नहीं। तो अगर ये 3 इमरजेंसी कभी इंडिया में लगा तो आपका जो राइट टू लाइफ है जो आर्टिकल 21 में दिया है इसको कभी सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ये आपसे कभी छीना नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक और MCQ देखते हैं कि राइट टू प्राइवेसी इज अंडर विच आर्टिकल। तो हम लोगों ने देखा ना कि आर्टिकल 21 के अंदर है, और इसका फेमस केस भी देखा हम लोगों ने, पुट्टास्वामी का केस है ना। आप इस केस को हमेशा याद रखना, और ज़रूर ही याद रखना क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपसे पूछ ही लिया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, ठीक है, जो कि आर्टिकल 368 है, जो पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन
की बात करता है। तो इसका कंसेप्ट ये है कि आर्टिकल जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है। किस चीज़ का पावर देता है? कि वो जो हमारे संविधान में बदलाव यानी कि अमेंडमेंट कर सके। ठीक है, तो सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन को वक्त के साथ चेंज करने का तरीका ये आर्टिकल 368 है। ठीक है, कि जैसे वक्त जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ कि जीएसटी लाना या फिर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लाना, ये सब क्या हुआ आर्टिकल 368 के साथ, वक्त के साथ ये इम्पोर्टेंट लगा पार्लियामेंट को और गवर्नमेंट को। तो ये आया ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पहले से तो था नहीं, धीरे धीरे इसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं। तो ये आर्टिकल उसी चीज़ की बात करता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है लेकिन लिमिट है। तो अब लिमिट क्या है? तो पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे अमेंडमेंट का, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो हम इसको आगे थोड़ा देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या है और किस केस में इसको कहा गया था। ठीक है, अभी ये देखते हैं कि जो आर्टिकल 368 है वो इंश्योर करता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट बना रहे, यानी वक्त के साथ इसमें जरूरी बदलाव होता रहे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जानते हैं कि 106 जो है प्लस जो है वो अमेंडमेंट हो चुका है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो नारी शक्ति वंदन अभियान है, सॉरी नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। ठीक है, ये हमारा शायद लेटेस्ट अमेंडमेंट है। ओके, जो दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिविंग है। ठीक है, यानी कि वक्त के साथ इसमें जरूरी बदलाव होते आ रहा है। तो अभी मैं क्या बात कर रही थी? बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रही थी कि पार्लियामेंट जो है वो बदलाव तो कर सकता है लेकिन लिमिट है कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। तो ये किस केस में हेल्ड हुआ था? तो ये एक लैंडमार्क केस है जो केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में हेल्ड हुआ था। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, यूपीएससी स्टूडेंट हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं ये केस से आपका टकराव हुआ ही होगा, क्योंकि हमारे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें 13 जज की बैठक हुई थी। ठीक है, 13 बेंच हुआ था। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था कि बेसिक डॉक्ट्राइन का जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का है बात आया था। तो इसमें क्या हुआ कि पार्लियामेंट जो है वो बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल लो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होगा? तो जैसे मान लो ये घर है। ठीक है, घर है, तो घर का क्या हुआ? ये एक नींव हुआ है ना, ये नींव होता है घर का। तो आप इसको अगर हिला दोगे तो पूरा घर ही टूट जाएगा, है ना। तो वैसे ही ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये सब सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट और सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब अगर आप इन्हीं सब को बदल दोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ये तो फिर खाली किताब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। आप बदलाव लाओ लेकिन इन सब के साथ आप छेड़छाड़ मत करो। ठीक है, तो इसका एक हम लोग अब एमसीक्यू देखते हैं कि विच केस एस्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो ये है केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आर्टिकल 14 और 14 इक्वालिटी, 19 फ्रीडम का राइट और 21 लाइफ एंड लिबर्टी का राइट, ये तीनों जो है वो मिलकर क्या बनाता है? एक गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका हिस्सा बनता है क्योंकि ये इंसान की आज़ादी की बुनियाद है ना। ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये गोल्डन ट्रायंगल, और ये हेल्ड हुआ था हमारे मेनका गांधी केस में कि ये गोल्डन ट्रायंगल की बात की गई थी उसमें। ठीक है, तो मुझे याद है कि ये जो गोल्डन ट्रायंगल की बात जब मैं डीयू का एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गई थी तो ये उस टाइम आया हुआ था, और उस टाइम मुझे इतना ध्यान ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैं न्यू थी इस फील्ड में, कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे पहले मैं उतना ध्यान नहीं था मुझे, बट फिर भी ये मैंने कर लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे याद आया कि ये गोल्डन ट्रायंगल उसी टाइम पूछा गया था, तो आप इसको याद कर सकते हो। तो एक क्विक रिवीजन हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन चीट शीट।
ठीक है। तो आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी की बात करता है कि नो वन इज अबव लॉ, कि लॉ से, लॉ के नज़र में कोई बड़ा नहीं है और जो है सब लॉ एक नज़र से सबको देखेगा, अमीर हो या गरीब हो। ठीक है, इसका लैंडमार्क जजमेंट था ईपी रोयप्पा का। ठीक है, आर्टिकल 15 कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा 5 ग्राउंड्स पे। वो 5 ग्राउंड्स कौन कौन से थे? तो वो 5 ग्राउंड थे, रिलीजन था, रेस था, कास्ट था, सेक्स था और प्लेस ऑफ बर्थ था। ये था ना 5 ग्राउंड। तो इस बेसिस पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर आगे हम लोग 19 की बात करते हैं कि 19 क्या कह रहा था। तो वो 6 टाइप ऑफ फ्रीडम की बातें करता था। तो 6 टाइप ऑफ फ्रीडम क्या था? तो था ना कि जैसे आपको बोलने की आज़ादी है, आपको कहीं घूमने की आज़ादी है, आप कहीं भी बस सकते हो, आप कोई भी यूनियन एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो। ये सारी आपको 6 टाइप का फ्रीडम देता है आर्टिकल 19। और इसका हम लोग इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट क्या देखे थे? श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया देखे थे। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? लाइफ और डिग्निटी, जो सबसे वाइडेस्ट स्कोप है इस आर्टिकल का। ठीक है, और इसका मेन जो लैंडमार्क जजमेंट आपको याद रखना है वो है मेनका गांधी का। अब आर्टिकल 368 क्या कहता है? अमेंडमेंट पावर की बात करता है और इसका लैंडमार्क जजमेंट है केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो अगर हम लोग समरी देखें तो इस पूरे वीडियो का समरी ये रहा कि जहाँ जो आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 है, ये क्या बोलता है? ये स्टेट की मनमानी से बचाता है और एक बराबरी वाला समाज बनाता है ना। वही जो आर्टिकल 368 है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो बदलते वक्त के साथ लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे, है ना। लेकिन जो केशव नंदा भारती केस है उसमें ये भी कहा गया था कि बदलाव तभी वैलिड होगा जब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो बुनियाद है, जो नींव है, उसी को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो। और इन आर्टिकल्स की समझ ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, बल्कि एक जागरूक इंसान या फिर एक जागरूक नागरिक भी कह सकते हो, वो बनने के लिए आपको बहुत ज़रूरी होगा ये वीडियो को समझना, इन आर्टिकल्स को समझना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और इसका अगर पार्ट 2 चाहिए होगा तो अगर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और भी है मैं उसके साथ भी आ जाऊंगी पार्ट 2 लेकर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।